नहीं मेरे बच्चों, अगर आपको याद, चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। मुझे बताएं, सबसे पहले शुरुआत हुई थी कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है। यानी कि अगरचे इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, हमने कहा था, तो इसमें थोड़ा सा फर्क भी होता है। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। क्योंकि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अभी और शक्तियां चाहिए। और वो किस चीज की शक्ति है वाला? इन्फोर्सिबिलिटी वाला। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि एग्रीमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, शुरुआत इसकी कहां से होती है? ऑफर से। और ऑफर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकते, कुछ करने से रोकने के लिए भी। और फिर हमने डिस्कस किया था हर ऑफर भी वैलिड नहीं होती। ऑफर को वैलिड बनाने के लिए भी कुछ एसेंशियल थे, अगर आपको याद हो कि कौन कौन से एसेंशियल थे वाला? 4 एसेंशियल थे। 2 बंदे हो, फिर सडन और डेफिनेट कंडीशन है, तो एट द टाइम ऑफ ऑफर ही आपने बतानी है। और अगर ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क होता है। फिर मेरे बच्चों हमने डिस्कस किया था कि ऑफर को कम्युनिकेट कैसे करते हैं। हमने कहा कि बोलकर कर लो, लिख कर लो, या उसको बाय कंडक्ट भी कर सकते हो। हमने फिर ये डिस्कस किया था कि ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है? जब ऑफर के नॉलेज में आ जाए। फिर हमने मेरे बच्चे डिस्कस किया था कि भाई ये जो की हुई ऑफर रिवोक भी हो सकती है। हमने कहा कि असूल क्या था ऑफर रिवोक करने का? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। एक दफा एक्सेप्टेंस होगी तो रौला मुक गया। फिर मेरे बच्चे आप ऑफर रिवोक नहीं कर सकते, कर लो ऑफर रिवोक, लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले पहले। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि अगर हम ऑफर रिवोक करना चाहें तो मैनर ऑफ रेवोकेशन और प्रपोजल क्या थे। कि एक तो मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो, यानी कि ऑफर खुद ही अगले बंदे को एक्सेप्टेंस से पहले पहले नोटिस ऑफ रेवोकेशन देते। ये फिर आज पढ़ेंगे वो सारे का सारा दोबारा, कि कब तक ये की जा सकती है रेवोकेशन, सारा कुछ दोबारा देखेंगे। फिर हमने कहा था कि नोटिस ऑफ रेवोकेशन भी करके भी ऑफर रिवोक कर सकते हो। फिर हमने कहा था अगर टाइम हो तो टाइम गुजरे ऑफर वो कर जाती है, या टाइम ना हो तो रीजनेबल टाइम गुजरने के बाद। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि अगर कंडीशनल ऑफर है, उसमें से कोई कंडीशन फुलफिल ना हुई है, तो फिर भी ऑफर वो कर जाती है खुद ब खुद ही। फिर हमने डिस्कस किया था डेथ आर इनसैनिटी, यानी कि बंदा ऑफर मर गया हो या पागल हो गया हो एक्सेप्टेंस से पहले पहले, और इसके मरने या पागल होने की खबर एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफरी को मिल गई। लेकिन अगर नहीं मिली तो हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और परफॉर्म कौन करेगा? उसके घर वाले। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि ऑफर नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन से भी रिवोक हो जाती है। रिजेक्शन क्या था? जिसको ऑफर की उसी ने इनकार कर दिया, रौला मुक्का। और नॉन एक्सेप्टेंस क्या था? ऑफर करके बैठे वेट कर रहे हो, उसकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। जब जवाब ही ना आ रहा हो तो ये क्या कहलाता है? नॉन एक्सेप्टेंस। भाई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा ना वो, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो इससे भी। फिर हमने डिस्कस किया था ऑफर रिवोक हो जाती है काउंटर ऑफर से। हमने कहा था जब हम किसी को ऑफर करें, यानी कि कंडीशन है बीच में, अगली पार्टी को कंडीशन ना माने, तो एक्चुअली उसने क्या कर दी है? उसने काउंटर ऑफर कर दी है। जब काउंटर ऑफर कर दी तो हमारी पहली ऑफर जो ओरिजिनल ऑफर क्या होगी? और काउंटर ऑफर हमेशा कौन करता था? ऑफरी है। फिर अगर उसकी कंडीशन जो उसने ऐड की वो हमें पसंद ना आए, हमको चेंज कर देंगे, है। तो फिर मेरे बच्चे ये काउंटर ऑफर बनने की, तो इस तरह सिलसिला बार्गेनिंग में चलता रहता है। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, ये जनरल बात ही, वो कंडीशन पूरी होगी वहां तक। फिर यहाँ पे पढ़ा था एक ऑफर जब एक दफा रिवोक हो जाए, एन ऑफर वंस, चले ये तो था कि ऑफर जब एक दफा एक्सेप्ट हो जाए क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उसके बाद उसको रिवोक नहीं कर सकते। फिर मेरे बच्चे हमने एक्सेप्टेंस की बात करनी शुरू की थी। हमने कहा था सर एक्सेप्टेंस क्या होती है? हमने कहा कि जिस बंदे को ऑफर की गई थी, और ऑफर किस लिए की गई थी? अगली पार्टी की असेंट हासिल करना। जिस बंदे को कुछ करने या कुछ करने के लिए कहा गया था, वो पार्टी उस करने या ना करने के ऊपर असेंट शो कर दे। यानी कि ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाए तो क्या, यानी कि एक्सेप्टेंस क्या होती है? जब ऑफर के ऊपर वो पार्टी हमें असेंट शो कर दे जिसको ऑफर की थी, ये एक्सेप्टेंस कहलाती है। कोई और कर रहा हो तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होती। याद है ना वो सवाल? उसके बाद मेरे बच्चे ऑफर की एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कहते हैं, कैसे करते हैं? उसी तरह बोलकर, लिखकर, या बाय कंडक्ट। और फिर हमने कहा था कि नेगेटिव कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस में अलाउ नहीं होती। और नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब क्या था? ऑफर करते वक्त आप उसको स्पेसिफिक टाइम बता रहे हो कि इस टाइम में ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दो। अगर आपकी तरफ से हाँ या ना का जवाब ना आया, मैं समझूंगा आपने मेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। याद है कि नहीं? फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि सर अज्यूम कर लो, कि सर अज्यूम कर लो अगर ऑफर, फिर हमने डिस्कस किया था ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। हमने डिस्कस किया था मेरे बच्चे ऑफर की कम्युनिकेशन देखने, सॉरी, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। मेरे बच्चे यहां से वो बात शुरू हुई कि ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। उसके लिए किसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, ये देखो इसीलिए तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, हैं, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये चीजों का पता चल जाए। ऑफर की कम्युनिकेशन तो वन साइडेड होती है, वो तो जब ऑफर के नॉलेज में आ गई तो बात खत्म। लेकिन मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, इसमें था किसके लिए? भाई एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? अगर मैं ये कहूं, अज्यूम कर लो, आप दोबारा लिखता हूं यहाँ पे, मिस्टर ए है,
इसने ऑफर का लेटर लिखा मेरे बच्चे आज 23 जून को। ये ऑफर का लेटर मेरे बच्चे मिला है मिस्टर बी को 30 जून को। उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया है मेरे बच्चे, एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया है 7 जुलाई को, सॉरी 7 जुलाई को। और ये एक्सेप्टेंस का लेटर मिस्टर ए को मिला है, अज्यूम कर लो 10 जुलाई को। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? ये तो सिंपल है ना, जब उसके नॉलेज में आ गई। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? यहां पे जरूरी है किसके लिए? अगर ये इसके बगैर आंसर करोगे सत्यानाश है, वो आंसर आपका सही हो ही नहीं सकता। कैसे बताओगे उसको? आपको लाजमी रेफर करना पड़ेगा, दोनों लोगों का नाम लेना पड़ेगा है। तो मैंने यहां पे हमने डिस्कस किया था कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? ऑफर के लिए। जब खत लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया गया कि ऑफरी की पहुंच से बाहर निकल गया, इस दिन हमने कहा था एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। समझो एक्सेप्टेंस मिल गई है किसको? ऑफर। उसका मामला खत्म। अब वो अपने ऑफर से नहीं मुकर सकता। ऐसे ना, वैसे भी ऑफर रिवोक करना चाहे तो मिस्टर ए कब तक कर सकता है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। इसका मतलब अगर वो अपनी ऑफर रिवोक करना चाहता तो कब तक कर सकता है? 7 तक। इसके बाद नहीं कर सकता। बात समझ आ रही कि नहीं? फिर हमने डिस्कस किया एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरी के लिए कब कंप्लीट होगी? जब इसकी एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफर के नॉलेज में आ रही। वो कब था बोला? 10 को। ये इसके लिए तब कंप्लीट होगी। यानी कि ऑफर अपनी ऑफर रेवोकेशन ऑफर को रिवोक करना चाहता है, वो कब तक कर सकता है? 7 तारीख को एक्सेप्टेंस से पहले पहले। एक्सेप्टर अगर अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहता है, कब तक कर सकता है अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक? जब तक उसकी एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आ जाए, वो भी अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, आमने सामने भी हो जाता है ऐसा है। जैसे हमजा ने मुझे कहा था सर मोबाइल 10,000 का भेज है, मैंने कहा था ठीक है, लेकिन उस वक्त इसको सुना ही नहीं मेरा। इसका मतलब क्या? वो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन है अभी मान लो कि उस कंप्लीट ही नहीं हुई। किसके लिए? मेरे लिए। बात समझ आ रही कि नहीं? चाहे अब वो नहीं मुकर सकता मैंने हाँ कर दी, सुना है या नहीं अज्यूम कर लो, लेकिन मेरे बच्चे मुझे कानून ने मौका दिया कि तेरी एक्सेप्टेंस अभी नहीं पहुंची वहां तक। आप मुकरना चाहें तो मुकर सकते हैं। अज्यूम कर लो कि उसके बाद मैं अगर मुकरना चाहता हूँ, तो हमने कहा सर क्या बोला आपने? मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं बेचना। एक्चुअली मैंने अपनी उस एक्सेप्टेंस को रिवोक कर दिया। कब तक? जब तक मेरी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मेरे अगेंस्ट कंप्लीट नहीं हुई थी। मेरे अगेंस्ट कब कंप्लीट होनी थी? जब उसके नॉलेज में आ जाती। वो अभी नॉलेज में आई नहीं थी, मैंने उसको रिवोक कर लिया। ये बिल्कुल है वही असूल। लेकिन खत में जारी बात है, वो बात जब खत की हो रही होगी तारीखों से वो खेलेगा। आमने सामने थोड़ी बैठा के इतने बजे इन्हें ऑफर की थी, 2 मिनट बाद होती एक्सेप्टेंस, इस तरह थोड़ी बोलेगा। खत का मामला पेपर में पूछता है। फिर हमने डिस्कस किया था, ये हमने देख लिया एक्सेप्टर के अगेंस्ट और दूसरा। फिर मेरे बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हर एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं होती। एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाने के लिए जिस तरह ऑफर की 4 रिक्वायरमेंट्स थी, एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाने के लिए 6 रिक्वायरमेंट थी। एक्सेप्टेंस की जो कंडीशंस हैं वैलिड बनाने के लिए या एसेंशियल्स हैं, वो कितने हैं? चाहे इसको कंडीशंस कह लो, कंडीशंस ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, या इसको एसेंशियल बोल लो, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। ये कितने थे मेरे बच्चे? 6। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। और एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल का मतलब क्या था? जैसे ऑफर आई 100% माननी है, उसमें कमी भी नहीं करनी। और अनकंडीशनल का मतलब क्या है? उसकी 100 मान के अपनी तरफ से कोई ऐड भी नहीं करनी। ऐसे है ना उसकी ऑफर कंडीशन में कमी करनी है और ना ही अपनी तरफ से कोई ऐड करनी है। फिर हमने डिस्कस किया था यानी कि सादा फात में रत्ती भर भी चेंज, रत्ती भर भी चेंज जरा भी कर ही नहीं सकते आप ऑफर में। अगर आप ऑफर में जरा भी चेंज करके एक्सेप्टेंस दे रहे होंगे, वैलिड ही नहीं एक्सेप्टेंस। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था रीजनेबल मोड, यानी कि एक्सेप्टेंस मेरे बच्चे कैसे देनी है? रीजनेबल मोड। अब रीजनेबल मोड में 3 बातें थी। अगर तो मोड बता दिया है, फिर एक्सेप्टेंस उसी मोड में आए जिस मोड में बता दिया। फिर हमने कहा कि अगर मोड नहीं बताया, और बताने वाला भी ध्यान रखे जब बता रहा हो, रीजनेबल मोड बताया अगर उसने, फिर उसी मोड में एक्सेप्टेंस आए जिस मोड में उसने बोला है। फिर हमने कहा था कि अगर मान लो कि ऑफर करते वक्त मोड ही नहीं बताता, फिर एक्सेप्टेंस कैसे आनी चाहिए? रीजनेबल मोड में। यानी कि सादा दोबारा करो, मोड के लिहाज से 3 बातें थी। अगर तो ऑफर बता दे, फिर तो उसी मोड में लाजमी एक्सेप्टेंस भेजनी है जिस मोड में उसने बात करते। फिर हमने कहा कि अगर ऑफर ना बताए, फिर रीजनेबल मोड। फिर आपकी मर्जी, लेकिन रीजनेबल मोड जो आज के दौर में तरीकाकार राइज हो। फिर हमने कहा कि अगर ज्यूम कर लो पहले वाला पॉइंट दोबारा, अगर ऑफर ने बताया था मोड और उस मोड में एक्सेप्टेंस नहीं आई, दोबारा जिम्मेदारी किस पे आ जाएगी? ऑफर के ऊपर ही आ जाएगी। हमने कहा था कि कानून अब ऑफर को कहता है भैया तू रीजनेबल टाइम में इंसिस्ट कर उससे
कि भाई या तो उसको इनकार कर दे कि मैंने तेरे इस मोड को एक्सेप्ट नहीं किया, या उसको इंसिस्ट करके मुझे उसी मोड में एक्सेप्टेंस भेज जिस मोड में मैंने तुझे बोला था। अगर आप ये काम नहीं करते, इंसिस्ट नहीं करते, खामोश रहते हो, तो हम यही समझेंगे। और ये इंसिस्ट भी कब करना है? रीजनेबल टाइम। ये ना हो कि 6 महीने बाद आके कह रहे हैं क्या उस मोड में एक्सेप्टेंस भेज के लेवल हो गया, यानी कि 6 महीने तो इंजी बैठा रहे हैं। याद रखेंगे इस बात को। ये छोटी छोटी बातें मेरे बच्चे बड़ी अहम है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रीजनेबल बॉन्ड वाले मामला के बाद 3 और पॉइंट्स है मेरे बच्चे। ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए ऑफर का पता होना जरूरी है। एक बंदे को ऑफर क्या ना पता हो, वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। जस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना, मान लो कि सीएफई कभी एक कहता था कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ता है और वो हमारी कंडीशंस को पूरा करके जैसे यहाँ पे उसने पढ़ा, अटेंडेंस भी पूरी, और उसके बाद फीस के सारे मामला भी मान लो टेस्ट टेस्ट भी उसने सारे वो किए रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, 90% अटेंडेंस, 90% टेस्टों में पास, अगर वो यहाँ से सीए कर रहा हो और अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करके अगर खुदा ना खासा फेल हो गया, सीएफई उसकी आई कैप की फीस पे करेगा। ये ऑफर है सीएफई की। एक बच्चे को पता ही नहीं इस ऑफर है, उसने एडमिशन ले लिया आके है और खुदा ना खासा वो फेल हो गया, तो मेरे बच्चे इस बच्चे की फीस सीएफई को पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट कब होना था? जब उसको ऑफर का पता होता और फिर वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता। बात समझ आ रही है कि नहीं? ऑफर का ही नहीं पता, एक्सेप्टेंस दे भी दी, वो वैलिड नहीं है। एक्सेप्टेंस दे दी लेकिन ये वैलिड नहीं है। जैसे वो खातून की बात की थी कार्लिल की, बिल्कुल जी बेटा। नहीं फिर मैं पहले बता रहा हूँ, बेईमानियां डिस्कस हुई जब नॉलेज, ये तो नॉलेज होगा देखो पहले से हो, वो ये चीज सोच के वहां पे आगे कॉन्टेक्ट करे, यानी कि उसको आके उसको पता हो कि सीएफई का ये ऑप्शन है और मैं आके एडमिशन करवा रहा हूं, तो फिर वहां पे मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसका। जब एडमिशन करवा दिया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, एडमिशन लेने के बाद उसको पता, तो वो भी वैलिड नहीं। कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ है वहां तक ही जो करना करना, और कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ कब हो जाएगा? सीएफई की तरफ से तो ओपन ऑफर है। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब वो बच्चा आकर एडमिशन करवाएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसको इसका पता होना चाहिए कि ये है। अगर उसके बाद पता चला तो उसके लिए सीएफई उसको कंपनसेट करने के लिए लायबल नहीं है। याद रखेंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ क्यों करेगा उसको? ये अक्सर मैंने कहा था कि आएगा ये सवाल पूछता है कि किसी का कोई कुत्ता गुम हो गया, किसी का टोमी गुम हो गया है, किसी का खुदा न खासा बच्चा गुम हो गया, और मालिक ऐलान करता है कि मैं उसको इतना पे करूंगा, और एक उनका घर का ही एक फर्द कोई या उनका कोई गार्ड शार्ड वो भी गया होता है बाहर ढूंढने के लिए है, तो अक्सर उसके जाने के बाद अनाउंसमेंट होती है इनाम की। उसको नहीं पता होता लेकिन बंदा वो उसी को मिल जाता है, या कुत्ता या बंदा जो भी है वो उसी को मिल जाता है। वो लेकर जब आता है तो वो कहते हैं क्या इसको इनाम मिलेगा? हम कहते हैं नहीं, इसको ऑफर का ही नहीं पता था। हैं? अगर तो मान लो कि उसका ऑफर का पता चल जाता कुत्ता ढूंढने से पहले पहले, कुत्ता ढूंढ गया मेरे बच्चे, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट अगर इसके साथ नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट, अगर इसको कुत्ता मिल गया इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, लेकिन कुत्ता सर मिल गया, इसके बाद इसको पता चले इनाम भी था, फिर कुत्ते को छोड़े फिर ढूंढ ले वो उसको है, ये बेशर्मियां है। दोबारा हमने क्या डिस्कस किया? मैंने ऐलान किया कि मेरा कुत्ता गुम हो गया, जो ढूंढ के लेकर आएगा उसको 1 लाख रुपए। ये ऐलान मैंने बाद में किया, उससे पहले मैं किसी बंदे को भेज चुका था जा कुत्ता ढूंढ के लेकर। जो ऐलान मैंने किया उस बंदे को नहीं पता, वो कुत्ता ढूंढ के लेकर आ गया। क्या मैं उसको इनाम देने का लायबल हूं? हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। पहले तो कानून बताएंगे क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। पहले सबसे पहले लॉ की प्रोविजन देखो, ये है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है? लॉ की प्रोविजन देनी है। लॉ लॉ क्या कहता है कि एक बंदा उस वक्त तक ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता जब तक उसको ऑफर का नॉलेज ना हो। ये एक्सेप्टेंस होती नहीं उस वक्त तक जब तक ऑफर का नॉलेज ना हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? और यहां पे क्योंकि उसको ऑफर का नॉलेज था ही नहीं, इसलिए उसकी तरफ से ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। और मान लो कि राणा साहब उसको ये पैसे देने के लिए लायबल नहीं है। वो ऐलान कर दे उसको पता नहीं हो, तो फिर जब उसको नॉलेज आएगा उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब या कुत्ता ले कुत्ता ढूंढेगा जब कुत्ता ढूंढ के उसके जब पास आएगा। नहीं नहीं, कुत्ता जब मिल गया गया। वो तो देने देना उसने, वो तो देगा ही देगा, वो उसका नहीं है ना, वो तो देनी है चीज वापस। हमने क्या, मैंने आपको बताया था अगर किसी को गुमी हुई चीज मिले वो अपने मालिक को देनी होती, अगर नहीं देते आप चोर कंसिडर होते। जब वो मिल गया हो गया कॉन्ट्रैक्ट। जारी बात है, पैसे तभी क्लेम करेगा जब वो लाके देगा उसको। कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त बन जाता जब वो कुत्ता मिल गया। ये सवाल करेंगे, एक सवाल करेंगे। कहते हैं एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर इट हैज बीन रिजेक्टेड अर्ली। ये भी हमने डिस्कस किया था। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की थी भाई ये बाइक भेज दो, ₹1,00,000 की, उसने इनकार कर दिया। बाद में उसको जब जरूरत पड़ी पैसों की, उसने कहा कि ला मैंने तेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्या ऑफर एक दफा जब रिजेक्ट हो जाए दोबारा एक्सेप्ट की जा सकती? नहीं, खत्म हो जाती, खत्म हो जाती। फिर मेरे बच्चे हमने फिर एक और पढ़ा था, अगर ऑफर टर्मिनेट हो गई, रिजेक्शन और टर्मिनेशन के फर्क का पता चल गया। टर्मिनेशन कैसे होती है? बाय लॉ,
यानी कि कानूनी तौर पे जो तरीकेकार हम पीछे पड़ गए हैं, अगर ऑफर रिवोक हो गई उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, रिजेक्शन अगर इनकार कर दिया। ले बेटा, फिर एक और बात हमने डिस्कस की थी कि बाज का जो एक्सेप्टेंस है कुछ कंडीशन पूरी करने से भी हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, भैया अगर ये मोबाइल मुझसे 50,000 का खरीदना चाहते हो तो कल ऐसा करो, कल 10 बजे तक इतनी अमाउंट मेरे अकाउंट में जमा करवा दो। आपने कोई हाँ ना में जवाब नहीं दिया, लेकिन उतनी अकाउंट में 10 बजे तक मेरे अकाउंट में जमा करवा दी, तो ये क्या होती है, ये भी वैलिड एक्सेप्टेंस है। तो कुछ कंडीशन पूरी करके भी हम ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। याद है कि नहीं? ले बेटा, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, क्या एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है? हमने कहा था बिल्कुल एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है। कब तक? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कंप्लीट ना हो जाए। बात समझ आ रही है? उस वक्त तक हम एक्सेप्टेंस क्या कर सकते हैं? रिवोक। असूल देख लो एक्सेप्टेंस को रिवोक करने का। एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है बोला? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कंप्लीट ना हो जाए। और एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होती थी? जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में आ जाती थी। याद है कि नहीं ये बात? तो ये असूल मेरे बच्चे हमने इसको पढ़ लिया था। अब मेरे बच्चे जरा देखिएगा, रेवोकेशन के असूल हमने ये पढ़ने थे, अगर आपको याद हो। ऑफर की रेवोकेशन हो चाहे एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन हो, तो रेवोकेशन का जरा मैं पहले ये सारा कुछ आपको बताने लगा, पहले असूल जरा दोबारा देख लो। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अज्यूम कर लो मिस्टर ए, हमने डिस्कस किया मिस्टर ए ने आज के दिन के ऊपर 23 जून को एक खत लिखा ऑफर का, और अज्यूम कर लो ये मिस्टर बी को मिला है 30 जून को। फिर हमने कहा कि मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा 5 जुलाई को, और ये एक्सेप्टेंस का लेटर मेरे बच्चे मिस्टर ए को मिला है 10 जुलाई को। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? ऑफर के लिए और एक्सेप्टर के लिए 10 को। यहां तक की बात समझ आ रही है? अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने रेवोकेशन का लेटर लिखा, रेवोकेशन का लेटर लिखा मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो 25 जुलाई को, 25 जून को, सॉरी 25 जून को उसने रेवोकेशन का लेटर लिख दिया। ये रेवोकेशन का जो लेटर है ये मिस्टर ए को मिला है मेरे बच्चे, ये मिस्टर ए को मिला है, अज्यूम कर लो 4 जुलाई को, ये मिस्टर ए को मिला 4 जुलाई को। मैंने आपको बताया था यहां पे अब आई कैप 2-3 सवाल पूछेगा। एक तो रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, दूसरा ये वैलिड है कि नहीं। अब दोबारा थोड़ा सा मैंने जाते जाते आपको बता दिया था, रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, दोबारा किसके लिए? बिल्कुल एक्सेप्टेंस की तरह। सर किसके लिए? फिर हमने यहां पे असूल पढ़ा था कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, जो तो बंदा रेवोकेशन कर रहा हो, चाहे कोई बंदा ऑफर की कर रहा हो चाहे एक्सेप्टेंस की। रेवोकेशन करने वाले के लिए कानून कहता है रेवोकेशन की कम्युनिकेशन उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है। समझो तुमने कर दी रेवोकेशन, वैलिड है कि नहीं बाद में देखेंगे। कहता है समझो तेरी तरफ से रेवोकेशन हो गई कम्युनिकेट, कब? जब तू लेटर लिखकर पोस्ट कर देता है। वैलिड नहीं कानून कह रहा कि वैलिड है कि नहीं, कानून कहता है समझो तेरी तरफ से रेवोकेशन कम्युनिकेट हो गई। कब? जब तू लेटर लिखकर पोस्ट कर देता है, ऐसे पोस्ट कर देता तेरी पहुंच से बाहर निकल गया, समझ लो तेरे लिए रेवोकेशन की कम्युनिकेशन हो गई है। उसको मिले, फिलहाल अभी ये लफ्ज नहीं बोलना, यहां पे नहीं बोलना। फिर रेवोकेशन की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट वो बंदा जिसको की गई हो, कब कंप्लीट होगी? जब उसको लेटर मिलेगा। करने वाले के लिए उसी वक्त, और जिसको की है जब उसको लेटर मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें वैलिड है या नहीं। अब मुझे बताओ ये जो रेवोकेशन कब कंप्लीट हुई है, किसके लिए? मिस्टर ए के लिए, करने वाले के लिए, जब उसने लेटर लेकर पोस्ट किया था। जिसको की है 4 को, जब उसको अब मुझे बताओ वैलिड है कि नहीं? क्यों वैलिड नहीं? वैलिड है कि नहीं? वैलिड है कि नहीं? वैलिड है, ठीक हो गया। वैलिड है क्यों बोला? क्योंकि हाँ, क्योंकि सर वो अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता था, सॉरी ऑफर रिवोक कर सकता था एक्सेप्टेंस से पहले पहले। और एक्सेप्टेंस किस तारीख को हो रही थी बोला? 5 को, जब लेटर लिखकर वो पोस्ट कर रहा था। बात समझ आ रही कि नहीं? फिर मैंने आपको बोला था, बात वो चीज बताई थी कि अगर दोनों लेटर इकट्ठे मिल जाए, यानी कि ये भी लेटर पहुंच गया रेवोकेशन का, अगर उसने पोस्ट नहीं किया तो रेवोकेशन होगी। लेकिन फिर होता है कि मान लो कि बेचारे ने उधर से वो लेटर उसको डाकिया वो दे रहा है रेवोकेशन का, उसने लेटर पोस्ट कर दिया है, पोस्ट करके उसने डाकिए से पकड़ा, जब बताओ ये क्या है, क्या आ गया, ओ मामला कंप्लीट हो गया। खैर ले बेटा, तो ये रेवोकेशन क्या होगी? ये बिल्कुल वैलिड होगी। अब मेरे बच्चे जल्दी मुझे यहाँ पे बता दो, मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा 7 को, 5 को, और उसने 6 तारीख को रेवोकेशन का लेटर लिख दिया। और ये जो रेवोकेशन का लेटर है मेरे बच्चे, मान लो कि मिस्टर ए को मिला है 11 तारीख को,
मुझे ये बताओ रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब हुई है मिस्टर बी के लिए? जब लेटर लिखकर उसने पोस्ट किया। और मिस्टर ए के लिए जब रेवोकेशन का लेटर उसको मिला। और बताओ वैलिड है कि नहीं? क्यों बोला वैलिड नहीं? हाँ, एक्सेप्टेंस उसके नॉलेज में आ गई है। ये मिस्टर बी अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता था जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसके अगेंस्ट कंप्लीट नहीं हुई थी। उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी? 10 तारीख को। तो 10 तारीख तक कर सकता था। अब उसकी जो रेवोकेशन 11 को मिल रही है वैलिड नहीं है। बोला तो चाहे फोन करके कर दो चाहे जैसे मर्जी, लेकिन उससे एक्सेप्टेंस है पहले पहले। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब ये टोटल असूल है इस चैप्टर के, कोई बात नहीं छूट रही। अब ये कुल बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब मेरे बच्चे आपके सामने एक, जल्दी से मैं सारी तरीके लेकर आ रहा हूँ ताकि फिर मैं सवाल करता रहूँ, क्योंकि टाइम जाए ना हो। सारा कुछ सामने आप, अगरचे ये पुरानी बात है 2020-21 की। ये बना वैसे 18 में था, है? लेकिन फिर मैंने कहा कि 18 से जरा थोड़ा सा लेटेस्ट कर दो इसको, 21 में जाके मैंने तरीके 21 कर दी। उसके बाद मैंने कभी चेंज नहीं किया, मैंने कहा कि यही चलने दो। पता तो चलना ना, मैंने तो अपने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, हमें इससे क्या अपडेट ही रखना है उसको। अब मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताओ, ये सारा डाटा आपके सामने है। अब यहाँ पे आई कैप, मैंने आपको बताया था आई कैप कोई 10-11 सवाल पूछेगा। अब जरा गिनते जाओ आई कैप सवाल कितने पूछेगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? असूल क्या है? जब नॉलेज में आ गई। ऑफर की नॉलेज कब आई? 17 को। मुझे ये बताओ, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की बताओ। ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? 20 को लेटर लिखा, पोस्ट किया 25 को। कब कंप्लीट हुई है? 25 को, क्योंकि लेटर लिख लेने से एक्सेप्टेंस नहीं होती, ऐसे पोस्ट करें कि उसकी पहुंच से बाहर निकल जाए। उसके बाद फिर बच्चे मुझे बताओ, एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? असूल क्या बोला? जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आ गई। कब आई है बोला? 30 को। तो एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन आपने बताया कि 30 को। 3 सवाल हो गए। अब मेरे बच्चे अगली बात, चौथा सवाल, ऑफर अपनी ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है? तारीख बताओ। 5वां सवाल, एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकते हैं? 30 से पहले पहले। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? अब मेरे बच्चे ये सवाल तो हो गए ऑफर से रिलेटेड, मोस्टली ऑफर एक्सेप्टेंस से रिलेटेड। अब अगली बात आ गई रेवोकेशन वगैरह के मामला। मेरे बच्चे मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। अच्छा, मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने रेवोकेशन का लेटर मेरे बच्चे लिखा 13 अक्टूबर को। और ये जो रेवोकेशन का लेटर मेरे बच्चे मिस्टर बी को मिला है 24 अक्टूबर को। पहले तो यहीं पे रुको, मुझे ये बताएं, सवाल नंबर 6 रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? मिस्टर ए के लिए 13 को, जब उसने लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया उसकी पहुंच से बाहर निकल गई। रेवोकेशन की कम्युनिकेशन मिस्टर बी के लिए कब कंप्लीट हुई है? जब उसके नॉलेज में आ गया था। बात समझ आ रही कि नहीं? अब मुझे बताओ 8वें नंबर पे, ये वैलिड है कि नहीं? ये वैलिड है। ऐसे मेरे से सेम 3 सवाल इसी तरह के अब यहां पे रखे, यानी कि 8, 9, 10 और 11, यानी कि यहां पे 11 सवाल बनते हैं मेरे बच्चों। जो मर्जी आपसे वो पूछ ले, जो मर्जी बना लो, कभी भी जैसे मर्जी बना लो, ये आपको पता होना चाहिए। पता चल भी जाएगा इंशाल्लाह, अभी देखेंगे उसको, बाद में देख लेते हैं। आसान बातें हैं, वैसे बार बार बनाते हैं, करना तो कर लो उसको। वैसे वैसे तो आसान बातें हैं, ये कोई रौला नहीं इसका। लेकिन फिर भी पता नहीं इसको आप तस्वीर को कभी बाद में देखते हो कि नहीं, लेकिन इस तस्वीर को इंशाल्लाह देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ले बेटा, रेवोकेशन मींस, अब पहले तो रेवोकेशन की बता रहा है। रेवोकेशन मींस द एक्ट ऑफ टेकिंग बैक, ऑफर को रिवोक करना है चाहे एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है, मतलब कैंसिल कर रहे हैं। जो चीज कहीं आपने वापस ले रहे हो, भैया सॉरी मैं अपने ऑफर वापस ले रहा हूँ, भैया सॉरी मैं अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले रहा हूँ। लेकिन देखा जाएगा ये जिस टाइम पे एक्सेप्टेंस या ऑफर वापस ले रहे हो, अब अगला बंदा मानता कि नहीं है, उस पर रूल्स देखने। कहता टेकिंग बैक या विड्रॉइंग आर कैंसिलिंग, तीनों अल्फाज उसने बोल दिए कि रेवोकेशन का मतलब कोई चीज वापस ले लेना, विड्रॉ कर लेना। आप हो सकता है एमसीक्यूज में पूछ ले,
कि बताओ रेवोकेशन का मतलब क्या था, नीचे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंग ऑफ रेवोकेशन, तीन ये लिखे होंगे, चौथा अपनी तरफ से कुछ लिख देगा, एग्रीइंग है। तो रेवोकेशन का मतलब एग्री करना थोड़ी होता है, ये तीन होते हैं, तो बना बना एमसीक्यू है। खैर, एन ऑफर और एक्सेप्टेंस में भी रिवोक, दोनों चीजें रिवोक हो सकती हैं सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टाइम लिमिट्स, लेकिन उसका एक लिमिट है, जिस टाइम लिमिट के अंदर आप ऑफर और एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो। अब देखिएगा, एक प्रपोजल में भी रिवोक, अब मुझे बताओ, पहले असूल तो बाद में पढ़ेंगे, ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है, एक्सेप्टेंस से पहले पहले, और सात अल्फाज में वो एक्सेप्टेंस कब तक कंप्लीट ना हुई हो, किस बंदे के अगेंस्ट बोला, ऑफर के अगेंस्ट, जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट ना हो जाए, तो ऑफर क्या कर सकता है, रिवोक कर, दोबारा ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है, जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के लिए कंप्लीट ना हो, वो कर सकता है उसको। A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposal, but not afterward, उसके बाद नहीं कर सकते। और खत के मामले में कब हो जाती है उसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन, जैसे लेटर लिखकर पोस्ट हुआ। और फिर कहते हैं एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकती है, असूल, एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो जाती है, जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए। और एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होती है बोला, जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आ जाती है। ऐसे में रोचू कहता है an acceptance may be revoked at any time before the communication of his acceptance is complete as against the acceptor। और एक्सेप्टर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाती है, जब उसका एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफर के नॉलेज में आ गया, उसके बाद आप एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकते। तो बेटा अब हम बात करने लगे, रेवोकेशन का असूल पढ़ लिया, असूल क्या है, मतलब ऑफर को रिवोक करना चाहे तो कब तक, ये असूल है, एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहे तो कब तक, ये रिवोक करने के असूल हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस को। अब अगली बात, अगर आप रिवोक करने जा रहे हो, उसकी कम्युनिकेशन कैसे करें। देखो, सबसे पहले हमने ऑफर पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था कि अगर ऑफर है तो उसकी कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, बोलकर, लिखकर, बाय कनेक्ट, बात समझ आ रही कि नहीं। फिर हमने कहा कि ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है, फिर हमने कहा जब ऑफर के नॉलेज में आ जाए, ऐसे ही। फिर हमने एक्सेप्टेंस पढ़ी, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पढ़ी, कैसे कर सकते हैं, बोलकर, लिखकर, बाय कनेक्ट। फिर हमने कहा कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है, हाँ, फिर वहां पे देखा जाता था किसके लिए है, ऑफर के लिए और ऑफरी के लिए, बात समझा रही कि नहीं। अब हम पढ़ रहे हैं रेवोकेशन, रेवोकेशन जब पढ़ ली, रेवोकेशन का मतलब उसने समझा दिया, वापस लेना है, विड्रॉ कर लेना, कैंसिल कर देना। फिर उसने कहा कि ऑफर भी रिवोक हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी। ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है, उसका असूल बताया, एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है। अब वो बात करने लगा है ऑफर और एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। अब वो आपको कम्युनिकेशन और उसकी कंप्लीशन के असूल बताने लगा है। कम्युनिकेशन वैसे ही मिलते, चाहे ऑफर की करें, वही हेडिंग सेम। रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, बोलकर, लिखकर या बाय कनेक्ट, ऐसे भी रिवोक हो सकती है। जैसे जस्ट एग्जांपल, मैंने आपको ऑफर की, बेटा मोबाइल 10,000 का खरीद लो, आप अभी सोच रहे हो, मैंने बोलकर ही कह दिया भैया मैं अपने ऑफर रिवोक कर रहा हूं, हो गया मामला खत्म। इसी तरह एक्सेप्टेंस, आपने मुझे खत लिखा, मैंने भी आपको खत लिख दिया एक्सेप्टेंस का, आपने मुझे ऑफर की, मैंने खत लिख दिया एक्सेप्टेंस का, लेकिन अभी वो एक्सेप्टेंस आप तक नहीं पहुंची, मैंने उसके बाद फोन कर दिया आपको, भैया मैं अपने ऑफर एक्सेप्टेंस रिवोक कर रहा हूँ, या उससे लेटर लिखा ताकि वो उससे, अगर कोई ऐसा तरीकाकार किसी के हाथ भेज दिया जो भी है, ताकि उससे पहले पहुंचे। बात समझा रही। तो इस तरह क्या कर सकता हूं, मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं। अब अगली बात, बाय कंडक्ट भी मेरे बच्चे, मैं रेवोकेशन कम्युनिकेट कर सकता हूँ बाय कंडक्ट। बाय कंडक्ट कैसे कम्युनिकेट हो सकती है रेवोकेशन, है जैसे आपने मुझे ऑफर की, सर ये मोबाइल 10,000 का भेज दो मैं, आपने ऑफर कर दी है, मैंने क्या कर दिया, मैंने इस मोबाइल को किसी और को भेज दिया, तो आप बाय कंडक्ट ही आपकी ऑफर क्या होगी, रिवोक होगी। यानी कि मेरा आपको हाँ नाम में जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने किसी और को भेज दिया, तो ऑफर क्या करेगी, वैसे रिवोक होगी। बाय कंडक्ट भी हो सकती है। इसी तरह एक्सेप्टेंस, खैर वो तो कंडक्ट का क्या करना है मेरे को, वापस आओ। कहता है कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट मिशन ऑफ द पार्टी रिवोकिंग बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच रेवोकेशन। यानी कि कहता है ये जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है, इसकी रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। वो कहता है एक्सेप्टेंस और प्रपोजल की रेवोकेशन की कम्युनिकेशन हम समझेंगे हो गई है, टू बी मेड बाय एनी एक्ट, कुछ करके भी हो सकती है, कुछ करने से रुक कर भी हो सकती है। जब कोई बंदा कुछ कर रहा हो, रिवोक करने के लिए इकदाम कर रहा हो ऑफर को, या मान लो कि कुछ जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कुछ करके भी, कुछ करने से रुक कर भी, रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो सकती है। रेवोकेशन का मतलब क्या है, विड्रॉ करना, वापस लेना। मैंने खत लिख दिया आपको, या मैंने फोन कर कॉल कर दी है,
या कोई इसी तरीके से मैंने क्या कर दिया, कुछ एक्ट किया जिससे मैंने अपनी ऑफर को या एक्सेप्टेंस को रिवोक कर दिया। जिस तरह चले दोबारा याद देता, देखो मैंने आपको ऑफर की, अभी आपने एक्सेप्टेंस दी, मैंने किसी और को भेज दिया, मेरा ये एक्ट क्या है, रेवोकेशन ऑफ ऑफर। समझो आपको कम्युनिकेट होगी रेवोकेशन, जब मैंने मोबाइल ही किसी और को भेज दिया तो आपको रेवोकेशन कम्युनिकेट हो गई है। इसी तरह मेरे बच्चे कुछ ना करके भी वो कहता है कि आप इसको कर सकते हो है। जैसे आपने मुझे ऑफर की थी, सेम उसी तरह मैंने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करने के बजाय ये मैंने कंडक्ट क्या किया, मैंने किसी और को मोबाइल भेज दिया है। ये भी इस तरह भी मेरे बच्चे किया जा सकता है, उसी तरह की मिलती जुलती बात। खैर आपको इससे ये सारे अल्फाज एट द एंड उसने क्या करना है, इट मीन्स रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कैसे की जा सकती है, बोलकर भी की जा सकती है, लिखकर भी की जा सकती है, बाय कंडक्ट भी। बस उसको याद रख लीजिएगा, ये अल्फाज हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं, बाय ओमिशन या कुछ करके या कुछ करने से रुक कर। ये काम की चीज है जो पेपर में पूछेगा। कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है रेवोकेशन की, तो क्या करेंगे भला, किसके लिए, इसके बगैर सवाल का जवाब होने नहीं। हमने कहा कि एक मिस्टर ए, इसे खाते कहीं पहले लिखा हुआ है, इसने आज रेवोकेशन का लेटर लिखा है 23 जून को, ऑफर में पहले की होगी कहीं पे, 23 जून को इसने रेवोकेशन का लेटर लिखा है, और ये रेवोकेशन का ऑफर की रेवोकेशन का लेटर उसको मिला है 27 जून को। अब मेरे से बस यहाँ पे बात कंप्लीट होगी। मुझे ये बताएं रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है करने वाले के लिए, 23 को, और जिसको की है बाद में देखेंगे वो वैलिड है कि नहीं तरीकों के लिहाज से। उसके बाद कहता कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, जो तो रेवोकेशन कर रहा होता, कहता उस बंदे के अगेंस्ट उस वक्त कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है रेवोकेशन की, व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom इट इज मेड सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट। यानी कि रेवोकेशन जो बंदा कर रहा हो उसके लिए उस वक्त कंप्लीट हो जाती है जब वो लेटर ऐसे पोस्ट कर दे उसकी पहुंच से बाहर निकल जाए। सेम मेरे बच्चे कहता है, लेकिन जिसको की है उसके लिए कब कंप्लीट होगी, एज अगेंस्ट द पर्सन टू whom इट इज मेड, मतलब मिस्टर बी के लिए जब उसके नॉलेज में आ गई। बात समझ आ रही है कि नहीं, लो बेटा जल्दी से। मिस्टर ए, मिस्टर बी, चलो भैया ऑफर की लेटर का कोई तारीख बता दो, किस तारीख को लिख रहा है ये ऑफर। बड़ा सौखा काम लगे करो हर चीज, वो दोनों यही तो यूज कर रहे हैं। 26 26 जून ठीक हो गया। कब मिला इसको ऑफर का लेटर, 1 जुलाई को। लो बेटा मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कब किया होगा, पोस्ट करने की बात कर रहा हूँ, लिखकर रखा नहीं, पोस्ट कब किया होगा इसने, वो बंदा पाना नशैया है। 7 जुलाई इन्होंने लेटर मिला है, तो बैक डेट एक्सेप्टेंस ही जा रहे हैं। इतना शुक्र है मैं नशे में नहीं हूँ। ओए, अच्छा ठीक हो गया, हूँ तो ठीक है। 5 जुलाई, ये मिला कब है उसको, 10 जुलाई, ठीक हो गया। अब मिस्टर ए, ताकि खराब इतना कर दें वो सारी तरीके दे दें उसके बाद रुलते रहे हम लोग। मिस्टर ए रेवोकेशन का लेटर मेरे से लिखा उसने, बताओ किस तारीख को, 27 में। आखिर एहतियात करो अगला दिन ही इस्तेमाल कर लो, ऐ ना हो कि माशाल्लाह अजय ओदी ऑफर मान लो कि उन्हें लिखी ना हो, पहले रेवोकेशन लिख दी। रेवोकेशन का लेटर मेरे से लिखा, और ये रेवोकेशन का लेटर मिला कब है उसको, 3 जुलाई को, ठीक हो गया। तो बेटा मिस्टर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर लिखा है, बताओ। 7/7/7 ठीक हो गया। और मेरे बच्चे ये जो रेवोकेशन का लेटर मिला है कब, 12 जुलाई। लो भैया अब जरा गौर करना है, जो चीज पूछी जाए वो बतानी है। शुरू करते हैं, मुझे ये बताएं ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई थी। अच्छा सॉरी वो ऊपर लिखा गया, वो तो नजर आ रहा है ना, ठीक हो गया।
ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? 1 जुलाई को। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? ये जरूरी है, ये जरूरी है, इसके बगैर सवाल का जवाब हो ही नहीं सकता। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आ गई। बात समझ आ रही? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफर कब कंप्लीट हुई? असूल जब लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया उसकी पहुंच से बाहर निकल गया। बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? अब मुझे एक चीज बताएं कि ऑफर की रेवोकेशन किस दिन मेरे बच्चे उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई? ऑफर की रेवोकेशन की बात हो रही है ऑफरी के लिए 3 को, जब उसको रेवोकेशन का लेटर मिला, और करने वाले के लिए जब उसने लेटर लिखकर पोस्ट किया। ऐसे मेरे बच्चे, अब अगली बात बताओ, क्या ये रेवोकेशन वैलिड है कि नहीं ऑफर की? क्यों वैलिड है सर? 7 को उसने, सॉरी 5 को उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा, ये 3 को उसको मिल गई, ये वैलिड है। ऐसे मेरे बच्चे, अब मुझे ये बताओ, एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन वैलिड है कि नहीं? बेशर्मो, सही हो? ये वैलिडिटी दोनों के लिए है, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं इसको करेंगे इस तरह, फिर क्या हुआ है? तो एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन वैलिड है कि नहीं? क्यों वैलिड नहीं है बोला? एक्सेप्टेंस 10 को मिल गई उसको, ये रेवोकेशन का मिली है 12 को। एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? ये जरूरी है एक्सेप्टर के लिए, रेवोकेशन एक्सेप्टर के लिए, जब वो लेटर लिखकर उसने ऐसे पोस्ट किया उसकी पहुंच से बाहर निकल गया, और जिसको की है, जिसको रेवोकेशन की है उसके लिए 12 को। फिर देखते हैं कि वो वैलिड है या नहीं है। बात समझ आ रही मेरे? ये कुल सबसे इस चैप्टर का सबसे टेक्निकल पॉइंट था, जिसको समझना मैंने आपको बताया था कि एट द एंड इंशाल्लाह जितना का मुझे आता है ना उतना का आपको भी आएगा। अब यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, ये जो रेवोकेशन का लेटर है ना, ये जो रेवोकेशन का लेटर है, एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर भी मिस्टर जो ए है उसको मिल गया है 10 जुलाई को। जैसे भी 10 जुलाई को एक लेटर पड़ा हुआ है एक्सेप्टेंस का टेबल पे, और एक लेटर पड़ा हुआ है रेवोकेशन। अब बताओ, वैसे ये यहां पे लिख नहीं रखा, लेकिन कोई बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता, क्योंकि लाइन उसने दे रखी है, मैं अभी बताऊंगा। लाइन उसने दे रखी है, वो बस रिलेट करनी है हमने। अब दोनों लेटर इकट्ठे पड़े हुए, मुझे बताओ एक्सेप्टेंस हुई है या रेवोकेशन हुई है? जो चीज उसके नॉलेज में आ जाएगी, असूल उसने बता रखा है, जो चीज उसके नॉलेज में आ गई। और नॉलेज में कैसे आएगी? जो लेटर पढ़ लिया पहले उसने, लेटर तो दोनों इकट्ठे पहुंच गए उसके पास। अब डिपेंड करेगा कि जो लेटर वो पहले पढ़ेगा वो चीज उसके नॉलेज में आ गई। अगर रेवोकेशन है तो रेवोकेशन नॉलेज में आ गई, अगर वो लेटर ओपन किया। अगर एक्सेप्टेंस वाला ओपन कर लिया तो एक्सेप्टेंस पहले उसके नॉलेज में आई है, और अगर दूसरा लेटर बाद में पड़ेगा तो बाद में रेवोकेशन, इसका मतलब आ रही ये वैलिड नहीं है, बात उसी से लिंक है। कोई पता नहीं, इस तरह करके पूछ ले। उसके बाद अगली बात, यहाँ पे एक असूल अगरचे यहाँ पे लिखा, उसको लिखना चाहिए था, लेकिन कभी कभार वो टेस्ट कर लेता है। वो कहता है कि मिस्टर बी ने ऑफर का जो एक्सेप्टेंस का जो लेटर लिखा था वो तो लेटर लिख दिया उसने, लेकिन रेवोकेशन के लिए मिस्टर बी ने ईमेल कर दिया। ईमेल कर दिया, मान लो कि 10 तारीख को ही, 10 तारीख को मिस्टर ए के पास क्या पहुंचा है? एक्सेप्टेंस का लेटर। और 10 तारीख को इसने क्या किया है? 10 को ही ईमेल किया है। अब क्या हो? वो देखेंगे उसने किसने। हाँ नहीं, यहाँ पे फिर असूल है, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए जो पैगाम हमें पहले मिलता है वो हम पहले ओपन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाला पैगाम पहले ओपन होता है, ये बाय डिफॉल्ट है। फिर ये नहीं देखना कि क्या ओपन हुआ, वो कहता है कि असूल ये है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को तरजीह दी जाती है, असूल यही है। फिर इसका मतलब क्या हुआ? अगर दोनों इकट्ठे मिले हैं, एक्सेप्टेंस का भी और एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का ईमेल, एक्सेप्टेंस का लेटर और एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का ईमेल, तो हम समझेंगे रेवोकेशन हो गई है। याद रखोगे? अब ये जो दो का आखिरी पॉइंट थे जो आपको बताना जरूरी था। मेरे बच्चे कोई सवाल है तो कर लो, यहाँ था नहीं मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी करके। ये छोटे छोटे सवाल हैं। चलें ऐसा करें, आज एक दफा पहले पढ़ के हैं, फिर कल करेंगे इसको, हैं? अभी तो आपके दिमाग में ताज़ा ताज़ा बातें हैं, सारा हमने पूरा चैप्टर रिपीट भी किया है।
कल करते हैं, ये भी पढ़ लिया आपने? ओए ए ना पढ़ो, ए मेरे तो छड़ जाएगा ये जो ना एमसीक्यूज। आपको टेस्ट करवाया। अच्छा चलो ठीक हो गया, लेकिन टेस्ट यहाँ से नहीं बनते, लेकिन फिर भी होगा पता क्या, नेक्स्ट टाइम ये मुझ पे छोड़ देना, क्योंकि जब मैं फिर करवाऊंगा ना वो मजा नहीं आना। आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हो, मुझे आंसर बता रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो चैप्टर में डिस्कस नहीं होते, उनको आपको हाईलाइट करके समझाना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये कह दिया ना कि सर हमने कर लिया, तो दिल टूट जाएगा। उन चीजों की तरफ बताना तो मेरा, मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं वो करेंगे, वो तो मैं करूंगा, क्योंकि इसमें है ऐसी बातें जो फिर पढ़ी नहीं आपने। तो वो समझाना जरूरी है। ये कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको, कोई बात नहीं, जो भी है, चाहे आपने कर भी लिया। आप कुत्ते वाला पता है ना? भाई एक अच्छा, वो बाकी सब्जेक्टिव ज्यादा पूछा हुआ उसने। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे पढ़ेंगे ना, तो सब्जेक्टिव में ये जो सारा, ये टाइम फ्रेम है, ऑफर कब हुई, एक्सेप्टेंस, सारा क्वेश्चन जो रोल है, ये मोस्टली सब्जेक्टिव में पूछता है। चलो खैर, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है उसको, ये इंशाल्लाह कल करेंगे रोज। हमारी क्लास कितने बजे तक है वाला? आज टेस्ट की क्लास जो बच्चे पढ़ते हैं या जो भी हैं, वो जल्दी शुरू होगी थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि क्लास थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करनी है। एक एक फौतगी है, जनाजे पे जाना, तो इसलिए क्लास शायद आज पूरे 5 बजे तक, या 5 से भी 2-4 मिनट पहले ही खत्म होगी। ले मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 3, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। देखो ये तो हमने देख लिया, शुरुआत कहाँ से हुई थी बिलोचे। हमने डिस्कस किया था कि अगर आप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, तो शुरुआत कहाँ से होगी? सबसे पहले आप लफ्ज बोला करना वैलिड ऑफर है, ताकि आपके जब वैलिड ऑफर का लफ्ज बोलो तो दिमाग में कितनी वो ठंडी ठंडी लहरें जानी चाहिए, 4। ऑफर वैलिड होनी चाहिए, और फिर क्या हो इसमें, वैलिड एक्सेप्टेंस हो, तो कितनी दिमाग में बातें आनी चाहिए, 6। तो क्या बनेगी, प्रॉमिस। कितनी बातें आनी चाहिए, सिर्फ एक, प्रॉमिस, वैलिड प्रॉमिस। अब मुझे बताओ इस प्रॉमिस में क्या ऐड करें, कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन जब हो तो दिमाग में आ रहा होगा कुछ, इन रिटर्न कुछ मिलना भी कंसिडरेशन, मिलने का वादा भी कंसिडरेशन, वादा भी कंसिडरेशन, तो क्या बनेगा, एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को क्या बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट। क्या ऐड करना पड़ेगा, इन्फोर्सेबिलिटी। तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको, मेरे बच्चे, हमने जब शुरू किया था, हमने डिस्कस किया था कि चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। यही सीख मेरे बच्चे चल रही है, ये सीख ही चल रही है। वो मुझे एक वो बात याद आ गई, सीख या हाँ सीख। वो बैठा एरोप्लेन में जा रहा था, है? तो कहते हैं खातून मेरे साथ बैठी हुई, वो मुझे देखे जा रही है, देखे जा रही है, हैरान होकर। अरे बात, वो पगड़ी शगड़ी पीछे इस तरह के। तो वो कहता है कि उसने जब कोई थोड़ा सा कोई आई, वो कोई खातून को चीज चूज देने, तो उस वक्त जरा थोड़ा सा हुआ कि चलें अब जरा पूछ लूँ, इससे बात करके देख लूँ, है? तो उसने उसको बताया कि मैं इस तरह करके ना, मैं सिख हूँ। अच्छा, फिर वो कही कि वो ठीक होगा, ठीक होगा, फिर तू सही चुप करके बैठा, मतलब दूर ही रहा, बीमार है, उन्होंने लग गया कि सिख है, कि वो सिख, उन्हें समझा कि सिख है, अब बीमार है। उसने कहा कि ठीक है, ठीक है, बस वेरी वेरी गुड, ठीक होगा, बस दूर है। उसने कहा कि शायद आप गलत समझिए, मैं वो सिख नहीं हूं, मैं सिख हूं मजहब से। क्या वो कहते, फिर वो कहते बड़ी खुशी हुई, कहती हाँ मैं भी मजहब से बेजार हूं, मैं भी सिख हूं। कहते यार यार ये सोच समझिए कि मैं शायद अपने जो रिलीजन तो सिख है, अभी मैं वो उन्होंने अल्लाह माफ करे, मैं किसी मजहब ਨੂੰ फॉलो नहीं करता। कहता यह भी एक स्यापा है साढ़े ਨਾਲ। खैर वो सीख से याद आ गया, खैर वापस आओ।
मेरे वजह हमने वैलिड ऑफर पढ़ लिया। देखो हमने ये यहां तक पहुंचना था, वैलिड ऑफर पढ़ लिया, वैलिड एक्सेप्टेंस भी पढ़ लिया। अब हम चाहते हैं कि एक वैलिड कंसिडरेशन हो। देखो प्रॉमिस तो वैलिड होगी, जब दोनों वैलिड होंगे तो प्रॉमिस क्या होगी, वैलिड। अब हम कहते हैं वैलिड प्रॉमिस में क्या होनी चाहिए, वैलिड कंसिडरेशन होनी चाहिए। हर कंसिडरेशन में वैलिड नहीं होगी, इसकी भी कंडीशन पढ़नी है अब हमने इसी चैप्टर के अंदर। फिर मेरे बच्चे हम कहेंगे जब कंसिडरेशन आ गई तो एक वैलिड एग्रीमेंट हो गया, प्रॉमिस वैलिड, कंसिडरेशन वैलिड, क्या बन गया होगा, एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इन्फोर्सेबिलिटी। अगर इन्फोर्सेबिलिटी भी तरीके से ऐड हो गई तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, इसको बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, खाली कॉन्ट्रैक्ट, एक ही बात है, याद रखोगे इस बात को। अब रोचे यहां से शुरुआत होने लगी, ये दो चीजें हमने पढ़ ली हैं। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब मेरे बच्चे बाकी चीजों का डिस्कस होगा कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी जिससे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब मेरे बच्चे थोड़े से पहले टर्म्स आपको समझाने लगा, कहता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, सादा अल्फाज में जो अभी मैंने आपको समझाया, जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो और जिस एग्रीमेंट में क्या ऐड हो जाए, एक वैलिड एग्रीमेंट बने और उस एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाए, वो क्या बनता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम क्या है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, या इसको खाली कॉन्ट्रैक्ट बोल, एक ही बात है। मैं कह रहा हूं जब पेपर में पूछे ना बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो समझ लें सारे ने पढ़ाया ही नहीं। शायद कोई सवाल आ ही ना गया टेस्ट के अंदर जो आज आपने सॉल्व करना है, उसमें शायद बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का कहीं पे जिक्र ना कर दे। तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, याद रखोगे इस बात। लोड़ा कहते हैं कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो एग्रीमेंट जिसमें क्या हो, इन्फोर्सेबिलिटी, तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। ये जो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है ना मेरे बच्चे, इतनी जल्दी नहीं बनता, इतनी आसानी से नहीं बनता। यानी कि सादा अल्फाज में ये जो हमने इन्फोर्सेबिलिटी पकड़ के ऐड कर दिया ना, ये जो इन्फोर्सेबिलिटी ऐड होगी, ऐसे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं हो जाती, इसमें हमें बहुत कुछ ऐड करना पड़ेगा। यानी कि देखो वैलिड ऑफर वो आपने देख लिया कैसे होती है, वैलिड एक्सेप्टेंस देख लिया कैसे होती है, वैलिड कंसीडरेशन भी देखेंगे कैसे होती है। बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सिर्फ ये तीन चीजें काफी नहीं है। एग्रीमेंट में क्या ऐड करनी है, इन्फोर्सेबिलिटी। जब देखो जब ये तीन कंडीशन पूरी हो जाए ऊपर की, तो एक वैलिड एग्रीमेंट तो बनेगा, ये तो समझते हो ना। ये तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, वैलिड कंसीडरेशन, वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस, तो क्या बनेगा, एक वैलिड एग्रीमेंट बनेगा। लेकिन मेरे उस एग्रीमेंट को हमने क्या बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसमें क्या ऐड करनी पड़ेगी, इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी के लिए मजीद पापड़ पेलने पड़ेंगे मेरे बच्चे, ये ऐसे नहीं हो जाता। सर वो क्या करना पड़ेगा, जैसे ये बंदा ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पका रहा है, इसने वैलिड ऑफर की, वैलिड एक्सेप्टेंस हुई, वैलिड कंसीडरेशन हुई उसके अंदर, अज्यूम कर लो। लेकिन अभी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ और भी हैं इन नामों के अलावा भी। जैसे वो क्या कहते हैं, दो दो बंदे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, हम सीखेंगे, दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर बंदा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी कि ये नहीं होता कि किसी भी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ना ना, तीन तरह के, सिर्फ तीन तरह के लोग ऐसे होंगे जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या ये कह लो तीन तरह के ऐसे लोग होंगे जिनके साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों एक ही बात होगी। ये सीखेंगे, इसका मतलब हर बंदा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पागल के साथ नहीं कर सकते, एक और भी होगा डिस्क्वालीफाइड वाला, इसको देखेंगे। फिर मेरे बच्चे अगर कोई बंदा, देखो किसी को ऑफर करते हो, अगला बंदा एक्सेप्टेंस ही ना दे रहा, देखो ऑफर हो क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस हो तो क्या बनती थी, प्रॉमिस। और बाकी हमने कहा था वो तो बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाते हैं अगर बाकी एक कमर्शियल बिजनेस है। मैंने हमजा को कहा हमजा अपना ये मोबाइल भेज दे। हमजा कहता है कि सर मैंने तो नहीं भेजना, मुझे बताओ मेरी ऑफर पे एक्सेप्टेंस मिली। मैंने कहा कि हमजा 10 दे दे। हमजा कहा सर अब बंदूक रखो, एलो फड़ो मोबाइल। मैंने ऑफर की और हमजा ने एक्सेप्टेंस दे दी, लेकिन मुझे बताओ क्या हमजा ने अपनी खुशी से एक्सेप्टेंस दी है, क्या मैं कह दूं कि उसने जो एक्सेप्टेंस दी है, अपनी कॉन्सेंट दी है, वो बिल्कुल अपने उसने मर्जी से दी है ना ना। इस तरह मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस ऐसे भी मिल सकती है, ऑफर भी आ गई, एक्सेप्टेंस भी आ गई, प्रॉमिस बन गई, प्रॉमिस में कंसीडरेशन भी है, दोनों के लिए कंसीडरेशन भी है, दे भी रहूंगा इसको पैसे भी मैं, क्या बन गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या हो गया, इन्फोर्सेबिलिटी भी हमने किसी हद तक ऐड कर, लेकिन कानून यहाँ पे कहेगा रुको, इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करते हुए मैं बीच में कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी रखूँ, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। कॉन्सेंट फ्री नहीं है, इसमें कमी रह गई थी, उस कमी को बीच में देखेंगे क्या क्या बनेगा इसका। उसके बाद कहते हैं कि अज्यूम कर लो, ये तो लफ्ज हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, मकसद क्या होना चाहिए, नेक होना चाहिए। जैसे मैं इसको पैसे देता हूँ, हमजा एक काम करेगा, मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, इसे मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है सर, लेकिन उस बंदे की टांगे तोड़नी है जाके, पुराने बंदे की टांगे तोड़ दो। अब देखो मकसद ही गलत है,
क्या इस तरह की ऑफर एक्सेप्टेंस से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो भी सीखेंगे। हैं, उसके बाद मान लो कि हमजा कहता है कि सर, अज्यूम कर लो कि मैं इसको कहता हूँ हमजा, अब मैं पहले मकसद बता रहा हूँ, जब हमजा उस बंदे की टांगे तोड़ दो, चलो इसको गोली मार, ये लीगल मकसद बात करते हैं, ये तो पहले शुरू में गलत हो गया ना। है, हमजा कहता है कि सर मुझे मोबाइल दे दो। अब मोबाइल किसी से मांगना, मकसद मोबाइल खरीदना, गलत तो नहीं? ये मोबाइल खरीदने का मकसद गलत तो नहीं? हमजा मुझे कह रहा है कि सर मुझे मोबाइल दे दो, लेकिन मैंने कहा कि हमजा मुझे क्या मिलेगा? कहता सर ये देखें एक चर्च की पुड़ी है, ये आपको मिलेगी। समझा रहा हूं आप मेरे बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ? कंसिडरेशन का लॉफुल होना भी जरूरी हो। तो ये चीजें बीच में ऐड करेंगे, कॉम्पिटेंस, फ्री कॉन्सेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, वैलिड ऑफर एक्सेप्टेंस, और ये लीगल इन्फोर्सेबल, तो तभी ये लीगल इन्फोर्सेबिलिटी ऐड होगी। तो फिर मेरे बच्चे क्या बनेगा हमारा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें लॉ की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, कोई कमी ना, रत्ती भर में, उसको कहना है ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा बना है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी प्रॉपर ऐड हो रही, रौले मुकाओ। लेकिन मेरे बच्चे, बात का कुछ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, मिस्टर बी को कहता है मिस्टर बी ये तेरी एक फलाना प्लॉट है, वो मुझे सेल कर दे। कहता मैंने नहीं सेल करना। कहता यार करोड़ रुपया ले रहा मुझसे, 80 लाख का तेरा प्लॉट है। कहता मैंने नहीं सेल करना। कहता ठीक है फिर तैयार हो जाए। उसने उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरे बच्चे देखो, इसमें ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, दोनों के लिए कंसिडरेशन भी है? और कानून कहता है कि देखो किसी हद तक मैं इन्फोर्सेबिलिटी भी ऐड कर दूंगा कि लेकिन यहां पे एक बंदे के साथ जुल्म हुआ है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो और किसी पार्टी से नाइंसाफी हो, इस पार्टी की लफ्ज बोला करेंगे मजलूम, या सादा अल्फाज में यहां पे बोला जाएगा लफ्ज अग्रीव्ड। क्या लफ्ज बोला जाएगा? अग्रीव्ड, मजलूम पार्टी। तो सम टाइम जब ऑफर एक्सेप्टेंस होगी, उसमें कोई कोई पार्टी अग्रीव्ड रह जाएगी, मजलूम रह जाएगी। देखेंगे उसको कौन सी पार्टी अग्रीव्ड रह जाएगी, ये सारा पढ़ेंगे मेरे बच्चे आगे जाकर। तो जब कोई पार्टी अग्रीव्ड रह जाए, मजलूम हो रहे, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वालों को लग रहा हो कानून को ये अग्रीव्ड जुल्म हुआ है इसमें किसी के साथ, तो कानून उस मजलूम पार्टी को ऑप्शन देगा, हाँ भाई क्या चाहता है? अगर तू कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता है, हम तेरे साथ खड़े हैं। अगर तू कंटिन्यू रखना चाहता है, तेरी मर्जी, लेकिन खत्म करना चाहता है तो हम खत्म करवा देंगे, तू हुक्म कर। ये तेरे पे सारी गेम है। वो कहेगा सर मैं खत्म करवा भी दूंगा, उन्हें कल मेरी उसे कब्र बना देनी, तो फायदा? क्योंकि कानून उसको क्यों ऑप्शन दे रहा है? सर कानून खत्म क्यों नहीं कर रहा है इसको? कानून कह रहा है कि भैया तेरे साथ हमने हर वक्त नहीं फिरना है, मोहल्ले में गली में ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग तेरी जिम्मेदारी है? तो ये कल ये नहीं कि हम कल सिक्योरिटी भी दे देंगे। अपने मामला को देखते हुए फैसला कर, जो तू कहेगा हम तेरे साथ हैं। तू कहता है खत्म करना है, खत्म कर देंगे इसको, लेकिन तू कहता है कंटिन्यू रखना, फिर भी तेरी मर्जी। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी मजलूम हो और उस मजलूम पार्टी को कानून ऑप्शन दे रहा हो, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, चाहे तो कंटिन्यू रखो, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी किसी के पास ऑप्शन नहीं होता खत्म करने का। लेकिन जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके नाम से आपको फौरन से पता चल जाया करेगा। देखो पहले तो नाम आपने दिमाग में रखना। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? ऑफर भी हुई, एक्सेप्टेंस भी हुई, प्रॉमिस बनी, प्रॉमिस में कंसीडरेशन भी तो क्या बना? एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी भी ऐड हुई है, तो क्या बना है? कॉन्ट्रैक्ट। देखो लफ्ज लिखा है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सात लफ्ज क्या पीछे लिखा? वैलिड, जिसमें सारे एसेंशियल पूरे हैं। अब आगे देखो यहां पे क्या हुआ बोला, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर भी हुई, एक्सेप्टेंस भी हुई, प्रॉमिस भी हुई है। ऑफर एक्सेप्टेंस हुई है, लेकिन देखो एक्सेप्टेंस कैसे हासिल की जा रही है, या कोई और मामला भी होगा आगे जाके। इस प्रॉमिस में कंसीडरेशन भी है दोनों के लिए, क्या बन गया? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी भी है, क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कानून कह रहा है देखो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, लेकिन एक के साथ जुल्म भी तो हुआ है, हम उसको भी तो इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी मजलूम हो, कानून उस पार्टी को ऑप्शन देगा कि भाई तू चाहे तो खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे। इसको कहा करेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कहीं पे लफ्ज वॉइडेबल का आ जाया करेगा आज के बाद, आपके दिमाग में फौरन से आना चाहिए यहां पे एक बंदा मजलूम है। याद रखोगे इसको। उसके बाद कहता, इसको देखिएगा, एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन आर मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक बंदा या बात कर ज्यादा मिलकर लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी या जो लोग मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उनके एंड से तो इन्फोर्सेबल हो, मतलब वो तो इन्फोर्स करवाना चाहे तो करवा सकते। जैसे एग्जाम्पल, जब ये मिस्टर ए ने धमकी लगा के उसे उसकी कनपड़ी पे पिस्टल रख के जब ये प्लॉट करोड़ का खरीद लिया है, और कल मिस्टर ए ही इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने चला जाए, उसके एंड से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो सकता। अभी जो मजलूम रह गया बीच में, जिसकी कॉन्सेंट फ्री नहीं थी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जो मजलूम है, कानून सिर्फ इसको ऑप्शन देगा। कहेगा तू तो भाई खुद जालिम है, तू कैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है मिस्टर ए? तू तो जालिम है, तू तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म कर सकता तेरे कहने से।
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का या कंटिन्यू रखने का, लेकिन वो ऑप्शन होगा दोनों में से किसके पास? जो मजलूम हो। दूसरा जुल्म भी करे और कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी करे, दोनों चीजें साथ नहीं होंगी, याद रखेंगे। आज के बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो कहीं पे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, आपने कहना सर है तो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वॉइडेबल का मतलब क्या है? चाहे तो एक पार्टी खत्म कर दे, वॉइड कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे। वॉइडेबल है, खत्म होने के काबिल है अगर करना चाहे। बात समझ आ रही? लेकिन कौन कर सकता है? मजलूम, जालिम नहीं कर सकता। तो अब अल्फाज देखो, कहता है एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द वन और मोर ऑफ द पार्टी, इसके लिए तो इन्फोर्सेबल है ये तो चाहे तो अगर वो पैसे नहीं दे रहा उसके ऊपर केस करके भी पैसे रिकवर कर सकता है, सारा कुछ है, लेकिन बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। लेकिन ये जो बंदा है, अगर वो बंदा मुकर जाए कि मैंने अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा करना, ये बंदा उसको कानून की मदद लेके इन्फोर्स नहीं करवा सकता। जब ये जाएगा कि सर ये बंदा मुझे प्लॉट नहीं दे रहा, पैसे ले लिए सर, तो ये वहां पे बताएगा नहीं सर इसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो जोर जबरदस्ती किया था सर, है? उसने डरा धमका के सर किया था, इसलिए मैं नहीं परफॉर्म करूंगा। अगर वो साबित हो गया वहां पे अदालत में, अदालत कहेगी बिल्कुल सही कह रहा है, इसका मतलब इसके एंड से ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं था। हाँ, अगर ये अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे मिस्टर ए, तो दूसरा बंदा उस पर केस करके अपने पैसे रिकवर कर सकता है। ये बात समझ आ रही? थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत समझ आ रही है, आगे सारा पढ़ना हमने। जगह जगह पे ये लफ्ज आएगा, जगह जगह पे सिचुएशन भी आ जाएंगे सारी, जहां जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, जहां पे वॉइडेबल होता है, सारा पढ़ लेंगे हम। कह रहा है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। गरीब पार्टी नहीं बोलना, कौन सा है? अग्रीव्ड पार्टी, मजलूम पार्टी, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द डिफॉल्टिंग पार्टी। उसके बाद अब लफ्ज देखो ऊपर माज़रत किताब में देखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। क्या लफ्ज लिखा हुआ है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब इस नाम के साथ भी वर्ड क्या आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट तो यहां पर भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैं कह रहा हूं अब जो लफ्ज जहां पे लिखा हो उसको वैसे ही मतलब समझ ना उसका। इसका मतलब क्या है? वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिस में कंसीडरेशन भी क्या बना? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी भी, तो क्या बना? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो है ये, लेकिन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अब परफॉर्म ही ना हो सकता, बना था, बिल्कुल वैलिड था। बनते वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था? बिल्कुल वैलिड था। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त बिल्कुल वैलिड हो, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाए जिसकी वजह से परफॉर्म ना हो सकता हो और किसी पार्टी का कसूर भी ना हो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त बिल्कुल वैलिड था, लेकिन बाद में ऐसे हालात पैदा हो गए अब ये कॉन्ट्रैक्ट कानूनी तौर पे परफॉर्म नहीं हो सकता, इसको कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। था बना ये कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट देखो लफ्ज साथ कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट तक तो ये भी पहुंचा था, लेकिन पिछला मतलब डिफाइन करता है इसका मतलब क्या है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बना तो था कॉन्ट्रैक्ट लेकिन अब ये परफॉर्म नहीं हो सकता, ममनू कॉन्ट्रैक्ट है। करना ममनू नहीं था, परफॉर्म होना ममनू है। बन तो गया था ये कॉन्ट्रैक्ट, बन तो गया, लेकिन अब इसको परफॉर्म करना क्या है? ममनू। जस्ट एग्जांपल, चले पहले इन्हीं के एग्जांपल ले लो। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, ये दोनों ऑफिस में बैठे हुए हैं, मिस्टर बी के पास एक गाड़ी है, मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है यार देख तेरे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए की सेल कर दे। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा यार देख उस गाड़ी से बड़ी बड़ी खास मोहब्बत है, मैं तो इवन देन अपने जो कपड़े हैं वो भी वही पहनता हूँ जिस तरह मेरी गाड़ी का कलर है, इतनी गाड़ी से मोहब्बत है, लेकिन तू मेरा दोस्त है, तुझे इनकार नहीं हो सकता, मैं तेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं। ऑफर हुई, एक्सेप्ट हो गई, क्या बन गई? प्रॉमिस। क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है इसमें? एक के लिए गाड़ी, एक के लिए 10 लाख रुपया। और क्या ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रही है? बिल्कुल। क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। दोनों कमरे में बैठे हुए ये सारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अज्यूम कर लो कि मिस्टर बी का बच्चा उस गाड़ी को लेकर कहीं रेस शेस लगवा रहा था और वो गाड़ी किसी खंबे में ठुकी और वो डिस्ट्रॉय कर गई। वो जिस गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट अंदर हो रहा है वो गाड़ी बाहर डिस्ट्रॉय हुई पड़ी है। कानून कहता है अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। बना बिल्कुल सही था, दिक्कत कोई नहीं उसमें, लेकिन वो सब्जेक्ट मैटर अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, परफॉर्म कैसे होगा? तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त बिल्कुल वैलिड हो, बाद में हालात की वजह से परफॉर्म ना हो सकता हो, उसके लफ्ज क्या बोला करेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बड़ा सही था, सब रिक्वायरमेंट्स पूरी थी, लेकिन अब ये परफॉर्म, जैसे अजीम कल आपने यहाँ पे लाहौर में बैठे, मैं हूं कामुकी से, कामुकी के चावल बड़े मशहूर है। आपने लाहौर में यहाँ पे मुझे एक ऑफर की कि राणा साहब इतने हमें मान लो कि मन या टन हमें चावल चाहिए फलानी तारीख तक, आप सप्लाई कर दोगे? मैंने आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हो गई, क्या बनेगी? प्रॉमिस। प्रॉमिस में दोनों के लिए कंसिडरेशन भी है, क्या बन गया? एग्रीमेंट। और ये कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या ऐड होगी? इन्फोर्सेबिलिटी। अच्छा हुआ क्या, जिस तारीख हमने तय किया था कि इसको 15 जुलाई को आपको मैं चावल सप्लाई कर दूंगा, आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ 23 जून को, 15 जुलाई को चावल सप्लाई कर दूंगा। अच्छा हुआ क्या कि 5 जुलाई को गवर्नमेंट ने
जिला बंदी कर दी चावलों की, कि चावल एक जिले से दूसरे जिले जा ही नहीं सकते। अब मैं बैठा हूं मान लो गुजरांवाला जिला है, ये लाहौर जिला, तो वहां से चावल आ ही नहीं सकते। एक बना कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड था, लेकिन आप परफॉर्म नहीं हो सकता। इसको क्या बोलेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अल्लाह माफ करे, अक्सर एंगेजमेंट्स होती हैं लोगों की, उस वो गलत नहीं है, अल्लाह माफ करे, मैं उसके लिए माफी नहीं मांग रहा अगली सिचुएशन के लिए माफी मांग रहा हूं, कि लोग एंगेजमेंट्स होती हैं, खुदा ना खासा किसी की डेथ हो जाती है। तो ये जो देखो बिल्कुल वैलिड मेरे बच्चे, ये कॉन्ट्रैक्ट, एंगेजमेंट क्या है? एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल वैलिड है। अब हुआ क्या, ये परफॉर्म हो सकता है, डेथ होगी, अब ये परफॉर्म ही नहीं हो सकता। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। निशानी क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त बिल्कुल वैलिड हो, लेकिन बाद में हालात की वजह से परफॉर्म ना हो सकता, उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो बना तो है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसमें किसी के साथ जुल्म हुआ है, कोई अग्रीड पार्टी है? उस अग्रीड पार्टी के एंड से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल। चाहे तो खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी है। यहां तक की बात समझ आ रही? अब जरा अल्फाज देखो ना, ये भी पढ़ लो पहले, बस 2 मिनट में रोज, वैसे भी 2 मिनट अभी वैसे भी रहता हूं। एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल, इसका मतलब क्या है? देखो एक एग्रीमेंट था, उसमें इन्फोर्सेबिलिटी थी, तो क्या बना था? कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे में रोचो कहता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये इन्फोर्सेबिलिटी खत्म होगी, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद इन्फोर्सेबिलिटी खत्म होगी, है? ऐसी सिचुएशन जैसे अभी मैंने आपको बताई है, अब वो इन्फोर्स नहीं हो सकता, क्यों? हालात ही ऐसे हो गए, गैर कानूनी हो गया वो काम, है? वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय कर गया, वो बंदा ही मर गया। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल, कभी था इन्फोर्सेबल, बिल्कुल वैलिड था, लेकिन बाद में हालात की वजह से इन्फोर्सेबिलिटी खत्म हो गया, हो ही नहीं सकता। वजह ही ऐसी है, और कानून भी मानता है उसको, हाँ इन हालात में ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और कानून की निगाह में ही वो मजीद इन्फोर्सेबल नहीं रहा। कानून ने ही इन्फोर्सेबिलिटी ऐड की थी, अब कानून ही कह रहा है यहां पे इन्फोर्सेबिलिटी खत्म होगी। कहता है कि क्या बन जाएगा? वॉइड व्हेन इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल, जब वो इन्फोर्सेबल नहीं रहा उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। कह रहा है नोटिस दैट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त बिल्कुल वैलिड था, बट सब्सिक्वेंटली इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल, लेकिन बाद में ऐसे हालात पैदा हुए जिस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट मजीद इन्फोर्सेबल नहीं है। चैप्टर नंबर 7 में जाके इसकी डिटेल पढ़ेंगे, वहां पे जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो सारे बता देगा आपको। याद रखोगे, ये सारी बातें जो अभी पढ़े आगे आएंगी, मैं कह रहा हूं कि हो ही नहीं सकता ये हर चीज का आपको पता ना हो एट द एंड। अगला आखिरी लफ्ज, क्या लिखा हुआ लफ्ज? वॉइड एग्रीमेंट। अब क्या लफ्ज लिखा हुआ है? वॉइड एग्रीमेंट। अल्फाजों का मतलब है, ऑफर हुई, क्या हुई? एक्सेप्ट, क्या बनी? प्रॉमिस। प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी है, क्या बना? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में हम क्या ऐड करने लगे थे? इन्फोर्सेबिलिटी। और क्या बनना था इसमें? कॉन्ट्रैक्ट। कानून कहता है ना सर हम इसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करेंगे, कानून मना कर देता है, कानून मना कर देता है, मैं इस एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जस्ट एग्रीमेंट रह जाएगा। कानून, और साथ कानून कहता है मैं इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करूंगा, और आपको भी कहता हूं ये एग्रीमेंट ना करो, इसका कोई फायदा नहीं। कल अगर आपके साथ देखो कानून कहता है मैं आपको मना, उस तरह मैं आपको ये नहीं करूंगा मैं आपको सजा दूं इस एग्रीमेंट करने को, नहीं, मैं सजा नहीं दे रहा, लेकिन अगर ये एग्रीमेंट आपने किया, कल अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी होगी, हमारे पास ना चपेड़े में नहीं मारेंगे, आप चाय पिला के वापस भेज देंगे, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमने मना किया था आपको। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कानून इन्फोर्सेबिलिटी ही ऐड नहीं करता, वो क्या कहलाता है? इसका मतलब वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, वो एग्रीमेंट था, और कानून कहता है ये एग्रीमेंट हम क्यों इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं कर रहे, हम आप लोगों को मना कर रहे हैं ना करना ये एग्रीमेंट, ममनू एग्रीमेंट, सादा अल्फाज में ऐसा एग्रीमेंट जो कानून मना कर रहा हो, सजा नहीं देता करने पे, लेकिन कानून कहता है हम आपको मना कर रहे हैं, आपका नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो सकता है आपको, क्योंकि अगर कल आपका नुकसान हुआ, हमारे पास ना ना मदद के लिए, क्योंकि हम इन्फोर्सेबिलिटी नहीं ऐड कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, जब तो हमारे पास क्यों आओगे, लेकिन आपको हम पहले से तंबीह कर रहे हैं इसको, इस एग्रीमेंट को ना करना। ऐसा एग्रीमेंट जो कानूनी निगाह में ममनू हो, कानून की निगाह में मना हो, उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट। अभी पीछे क्या पड़ा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो बना कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन बाद में कानून कहता है अब हमारी निगाह में ये परफॉर्म नहीं हो सकता, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जो हमने किया, कानून कहता है ना 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 इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं करेंगे। अब जस्ट एग्जांपल, मिस्टर ए अपनी बाइक भेज देता मिस्टर एम को, माइनर को, कानून ने मना कर रखा है बच्चे के साथ एग्रीमेंट ना करना, जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसके साथ एग्रीमेंट ना करना। उसने कहा कि सर फिर क्या हुआ, मैं कर लेता हूं। उसने अपनी बाइक भेज दी, उसने, उसने कहा पैसे कब देगा, कहता है सर मैं दे दूंगा 10 दिन बाद, 20 दिन बाद।
अब वो डेली जाता है, उसको पैसे नहीं देता, वो कहता है मेरी बाइक ही वापस कर, कहता है कि मैं वो भी खा खू गया कि मान लो कि आइसक्रीम खाइए कल भी मैंने देखो। अब ये इसका दिल कर रहा है मैं अदालत में वहां पे जाऊँ थाने में इसके खिलाफ केस करूं, लेकिन उसको पता थानेदार ने मैंने बड़ा डांट रहा, उन्हें मना किया है मैंने। गैर कानूनी नहीं है, सजा नहीं मिलेगी इसको इस एग्रीमेंट करने पे, लेकिन इसको मेरे बच्चे जजा भी नहीं मिलेगी। वो दे दे, अच्छी बात, वो दे दे पैसे, दे दे, परफॉर्म कर ले, लेकिन अगर कोई आपके साथ नाइंसाफी हुई तो कोर्ट का या थाने का दरवाजा नहीं खटखटा। इस तरह के एग्रीमेंट को बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। और ये कानून कहता है ये शुरू से ही मना है, हमने पहले से ये लिख कर दिए उन्होंने, ये एग्रीमेंट ना करना, ये एग्रीमेंट जब भी करोगे हम इसमें कभी भी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करेंगे। शुरू से ही ममनू है ऐसे एग्रीमेंट जो शुरू से ममनू हो, उसको क्या कहलाते हैं, वॉइड एग्रीमेंट। अब जस्ट एग्जांपल कहता है एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कानून कभी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करता ही नहीं, इज सेड टू बी वॉइड एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट ही रहेगा। और कौन सा, वॉइड, ममनू एग्रीमेंट ना करो यार, क्योंकि इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करनी, इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करेंगे नुकसान हो जाएगा। फिर हमारे पास आना कहता है नोटिस दैट वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। अच्छा ये वॉइड एग्रीमेंट है, ये शुरू से ही वॉइड होता है, ये नहीं कि बनते वक्त ये सही था बाद में हालात पैदा हुए वॉइड हुआ। ये क्यों बताना पड़ा उसको ये लाइन, क्योंकि अभी अभी उसने आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बताया था। उसने कहा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त बिल्कुल सही होता है, बाद में हालात पैदा होते हैं जिस वजह से वो परफॉर्म नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब हमने वॉइड एग्रीमेंट बोला, कई लोगों ने कहा कि सर ये भी उसी तरह का होगा, जो बनते वक्त एग्रीमेंट बिल्कुल सही था लेकिन बाद में हालात पैदा हो गए थे जिसकी वजह से ये क्या हो गया, वॉइड हो गया। कानून कहता है नहीं नहीं, ये तो हमने लिस्ट दी हुई है पहले से ही वॉइड है, ये बाद में नहीं वॉइड होते, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड होता है। ये तो बनते वक्त ही क्या है, ममनू है, ये शुरू से ही ममनू है। वॉइड एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है, लफ्ज क्या लिखा हुआ, वॉइड एग्रीमेंट्स, कहते हैं नोटिस दैट वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब क्या है, शुरू से ही गलत है, बाद में हालात नहीं इसको गलत करते, ये शुरू से ही गलत है। यानी कि कानून ने, ये कानून है पाकिस्तान में इन लोगों के साथ एग्रीमेंट ना करना। अगर इन लोगों के साथ एग्रीमेंट कर लिया वो क्या होगा, वॉइड होगा, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। कहता है कि वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या है, शुरू से ही गलत। अब एक लफ्ज होता है इलीगल एग्रीमेंट, आज की आखिरी बात, एक लफ्ज होता है इलीगल एग्रीमेंट। अब देखो एक होता है वॉइड एग्रीमेंट जो भी आपने पढ़ा, ऐसा एग्रीमेंट जो कानून ने पहले से मना कर रखे हैं सर ना करना, अगर कर लोगे तो सिर्फ इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आपको सजा भी नहीं मिलेगी, लेकिन इंसाफ भी नहीं मिलेगा। एक होता है इलीगल एग्रीमेंट, ये मेरे बच्चे गैर कानूनी एग्रीमेंट है। कानून कहता है ये जो एग्रीमेंट अगर आपने किया, आपको इसमें इन्फोर्सेबिलिटी तो बड़ी दूर की बात, हम खाली एग्रीमेंट करने के ऊपर भी आपको सजा देंगे। जैसे मैं कहता हूँ खुदा ना खासा कल आते हुए दो दो चर्च की पुड़ियां ले, मरते हो गए, समझा रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं पढ़ा रहा हूँ, मजबूरी है, ये ना समझना कि सर मजाक कर रहे हैं। लेकिन मैं मंगवाने में सीरियस नहीं हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। आपने डन कर लिया, आपने डन कर लिया है, ठीक हो गया, आप नहीं लेकर आए कानून। अब मैं चाह रहा हूँ मैं कानूनी कार्रवाई करूँ, भाई कानून को जब बताऊंगा ना कानून मुझे भी धर लेगा वहीं से। पकड़ा जाएगा। मैं कहेगा बड़ा अच्छा कारोबार कर रहा है राणा साहब, है बड़ा नेकी का काम है, ये लीगल है। मैं आपको कहता हूँ ये लो 10 लाख रुपया और बंदे को मार देना माफ कर, है? ये जो एग्रीमेंट है क्या है, इलीगल है। ये गुनाह करना तो बड़ी दूर की बात, खाली इसका एग्रीमेंट करने के ऊपर भी सजा है। इलीगल एग्रीमेंट वो होते हैं जो करना बड़ी दूर की बात, उसकी सजा कुछ और है, ये खाली एग्रीमेंट करने के ऊपर भी सजा होती है। वॉइड एग्रीमेंट करने पर सजा नहीं होती, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। याद रखो, इलीगल एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इन अल्फाजों के आपको सबका पता होना चाहिए। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है हम लोग। बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, अगर तो थोड़ी सी हिम्मत भी करनी है आप लोगों ने, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। एक एक एसेंशियल